आज का लेक्चर है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे डिटेल डिस्कशन करेंगे हम इस लेक्चर में। हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन डिस्कस की जाएगी इस लेक्चर में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, आइए देखिए। हम लिखते हैं आपके सामने एक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारी ये रिएक्शन है, ए रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट हमें दे रहा है। ठीक है, समझिए बिल्कुल आराम से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ए एक रिएक्टेंट है, वो हमें प्रोडक्ट दे रहा है। अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पे, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम इस रिएक्शन के लिए रेट निकालते हैं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए लिखते हैं। आज मैं रेट ऑफ रिएक्शन को आपके सामने स्मॉल आर से भी लिखूंगा बार बार कहीं पे, तो जहां स्मॉल आर होगा आप उसे रेट ऑफ रिएक्शन ही मानिए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल आर लिख रहा हूं। तो मैंने कहा ए हमें प्रोडक्ट दे रहा है, इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट किए इस रिएक्शन पे और इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, और रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए निकल के आया कैसा कि ए की कंसंट्रेशन और उसकी यहां पे जो पावर है दैट इज ऑर्डर है वो क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब यहां रेट ऑफ रिएक्शन से हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सिमिलरली इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू दैट इज आर, रेट आर ही है ना, तो रेट इज इक्वल टू के भी लिख सकता हूं। ठीक है, क्यों कि हमारी ए की जो पावर जीरो है वो 1 के बराबर हो जाएगी, तो रेट हमारा के के बराबर, दैट इज रेट हमारा रेट कांस्टेंट के बराबर है। के क्या है, के हमारा रेट कांस्टेंट है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इन शॉर्ट आपको देख के ऐसा लग रहा होगा रेट यहां ए की कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड कर रहा। ठीक है, किसी भी तरीके से रेट कांस्टेंट के बराबर है तो रेट ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो, रेट को उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पे जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है ए की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ कम हो जाएगी, पर रेट जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे ए की कंसंट्रेशन बेशक समय के साथ साथ, वक्त के साथ साथ कम होगी, लेकिन हमारी रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, रेट सिर्फ रेट कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन कम हो रही है, पर रिएक्शन होने की स्पीड जो है या रिएक्शन का जो रेट है उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात आपको यहां याद रखनी है, आपने मन में ये बात बिठानी है कि बेशक कंसंट्रेशन कम हो रही है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की समय के साथ कम होती है और ये हम मानते भी हैं, लेकिन उस कंसंट्रेशन का कम होने पे रेट की जो स्पीड होगी या रिएक्शन की जो स्पीड होगी उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कुछ बेसिक। ठीक है, आइए ग्राफ ड्रा करते हैं। हम देखते हैं रेट का क्या रिलेशन है कंसंट्रेशन के साथ और रेट का क्या रिलेशन है टाइम के साथ। तो दो ग्राफ छोटे से आपको ड्रा करने हैं। पहला ग्राफ हमारा ये है, हम इस तरफ लेते हैं रेट और इस तरफ लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आवर रिएक्टेंट। ठीक है, और सेकंड ग्राफ हम ये ड्रा करते हैं और इस तरफ हम लेते हैं रेट और इस तरफ हम इस एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम। ठीक है, अभी आपने कहा कि जो रेट है वो किसके बराबर है, रेट हमारा के, दैट इज रेट कांस्टेंट के बराबर है। इसका मतलब रेट कांस्टेंट के बराबर है तो रेट तो कांस्टेंट रहेगा, रेट दोनों तरफ कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, रेट ना ही टाइम के साथ चेंज होगा और ना ही कंसंट्रेशन के साथ चेंज होगा, पर ये याद रखिए कि कंसंट्रेशन जो हमारी रिएक्टेंट की है वो टाइम के साथ चेंज हो सकती है और होगी भी यहां पे, बस ये बात इंपॉर्टेंट है। रेट चेंज नहीं होगा, ना ही वो टाइम के साथ चेंज होगा, ना ही वो कंसंट्रेशन के साथ चेंज होगा, बिल्कुल रेट सेम है, लेकिन हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होगी वो टाइम के साथ चेंज होगी। ये बात आप मानेंगे यहां पे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनकी हम बोल सकते हैं कि जिनका रेट इंडिपेंडेंट हो हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लिखिए जरा, ए रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर, ए रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर इफ द, ऐसा लिख सकते हैं ना फिर आप ऐसा, इफ द रेट इज इंडिपेंडेंट
if the rate is independent of concentration of reactant, independent on concentration of reactant, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कंसंट्रेशन जो होगी हमारे रिएक्टेंट की उस पे फर्क, मतलब उसकी वजह से हमारे रेट पे फर्क ही ना पड़े, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो डिक्रीज हो जो कुछ मर्जी हो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, उससे हमारे रेट पे कोई भी फर्क ना पड़े, दैट रिएक्शन इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये था कुछ बेसिक हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। आइए देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हेडिंग लगाइए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आपको समझना है। यहां पे सारा का सारा वर्क जो होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन में, वो सारा का सारा वर्क हम मैथमेटिकली करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। जैसे हमने कहा कि ये हमारा रिएक्टेंट ए है, ए रिएक्टेंट हमें प्रोडक्ट देता है, तो हम लिखेंगे ए रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट हमें। अब इसी का आप रेट लिख सकते हैं ऐसे, कैसे लिख सकते हैं, रेट जिसे मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं आर से बार बार, तो किसके बराबर होगा, रेट इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं कि यहां ए कंसंट्रेशन क्या है, जीरो है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने पहला लेक्चर पढ़ा है हमारा, तो पहले लेक्चर में आपने यहां रेट को मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में भी लिखा होगा, रेट को कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं या हम लिख सकते हैं। तो आपने ऐसा कहीं ना कहीं देखा होगा, याद कीजिए, हम ऐसा भी लिख सकते थे, रेट, ठीक है, किसके बराबर होता था, यहां रिएक्टेंट ए है, ठीक है, और ए रिएक्टेंट के लिए हम हमेशा माइनस लिखते थे, आपको याद होना चाहिए, रिएक्टेंट के लिए माइनस और प्रोडक्ट के लिए हम प्लस का साइन लिखते थे, ठीक है, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट कम होते हैं, तो हम लिखेंगे यहां माइनस। अब यहां 1 है, पीछे कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1/1 कंसंट्रेशन हमारी ए की dA/dt, यही बात है ना। ये चीज आपने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, इस वीडियो के फर्स्ट, इस सीरीज के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपने पढ़ी होगी, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को इक्वेट कीजिए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए दोनों तरफ रेट है, यहां भी आर कर दीजिए, दोनों तरफ रेट है तो दोनों आगे वाली भी बराबर होंगी, तो आप लिख सकते हैं -dA/dt किसके बराबर होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसका ऑर्डर क्या है, जीरो है। यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। ये मैंने कहा ए हमारा गिव राइज टू प्रोडक्ट, हमने रेट लगाया, रेट ऑफ रिएक्शन लगाया, एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करने से हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, रेट ऑफ रिएक्शन हमारी इस रिएक्शन के लिए ये आया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए उसकी पावर जीरो है, मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यहां से क्लियर हो चुका है। फिर हमने क्या किया, इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमने रेट लिखने की कोशिश की और हमने लिखा कि हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में हमारा रेट ऐसा आया, दोनों को इक्वेट किया और हमारी रिएक्शन ये बनी। अब यहां पे हम जानते हैं कि a की पावर 1 के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं माइनस कंसंट्रेशन dA/dt इज इक्वल टू k, लिख सकते हैं आराम से। कंसंट्रेशन जो हमारी a की है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके बराबर है, k के बराबर है, ठीक है। और इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, dA इज इक्वल टू -kdT, इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बड़े आराम से आपको ये कंसेप्ट पता है, ठीक है। अच्छा, अब याद रखिए यहां पे थोड़ी चीज समझने वाली है। अब क्या करना है कि जब भी हमें पता है कि ऐसा कुछ होगा तो हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमें अब यहां पे क्या करनी है, हमें अब इंटीग्रेशन कर, जब ऐसे कुछ इक्वेशन आपको दिखती है तो आप इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, dA इज इक्वल टू -kdt, और यहां भी आप इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ kdt। अब जब इंटीग्रेशन होगी तो हमें लिमिट्स पुट करनी पड़ती हैं, हमें लिमिट्स रखनी पड़ती हैं। तो आइए हम देखते हैं, देखिए जब हमारा टाइम t 0 था, जब हमारी मतलब टाइम t 0 था, मतलब जब हमारी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी,
इनिशियल स्टेज की बात चल रही है। इनिशियली जब हमारी रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तो तब हमारी जो ए की कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन ए की, वो किसके बराबर थी? वो थी ए नॉट के बराबर। ठीक है, वो थी ए नॉट कंसंट्रेशन के बराबर। मैं कह रहा हूं जब हमारा टाइम शुरू नहीं हुआ था, टाइम t0 था, इसका मतलब जब हमारी रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो ए की कंसंट्रेशन ए नॉट की कंसंट्रेशन के बराबर थी। लेकिन जब हमारा वक्त बीतता गया, रिएक्शन हुई, टाइम हमारा t पहुंचा, ठीक है, टाइम हमारा t पहुंचा, तब हमारी जो ए की कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर आई? वो ए की कंसंट्रेशन के बराबर आई। ठीक है, ये हमारी इनिशियल स्टेज की बात चल रही है, और ये हमारी फाइनल, दैट इज रिमेनिंग, जो बच गया है हमारा, उसकी बात कर रहा है। ये आप बोल सकते हैं ये रिमेनिंग है। ठीक है, ये बचा हुआ है, जो हमारी रिएक्शन खत्म होने के बाद बच गया, ये वो रिमेन्स। ठीक है, और ये हमारी इनिशियल स्टेज की बात चल रही है, जब हमारी रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी। तो ये देखिए, आप टाइम का लिखना यहां पे है, टाइम की लिमिट्स यहां देखनी है, और ये कंसंट्रेशन यहां पे है। ठीक है, तो यहां देखिए, जब हमारा टाइम t0 था, ठीक है, जब हमारा टाइम t0 था, तब हमारी ए की कंसंट्रेशन ए नॉट के बराबर थी, तब हमारी ए की कंसंट्रेशन ए नॉट के बराबर है। ठीक है, और जब हमारा टाइम t था, जब हमारा टाइम t था, तब हमारे ए की कंसंट्रेशन ए के बराबर है, तब आप लिखेंगे ए की कंसंट्रेशन ए के बराबर है। क्लियर हो रहा है यहां पे? ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है? जब हमारा टाइम t0 है, तब हमारी ए की कंसंट्रेशन ए नॉट के बराबर, जब हमारा टाइम t है, तब हमारे ए की कंसंट्रेशन ए के बराबर। मैंने लेट किया है, वहां पे लेट करके मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दिया और बता भी दिया है। ठीक है, इनिशियल टाइम बात ये हो रही है, जब इनिशियल स्टार्टिंग की बात ये थी, और जब रिएक्शन जब हमारी शुरू नहीं हुई थी, और जब हमारी रिएक्शन हो के बच गई है, रिमेन्स कुछ, तो उसकी बात ये कर रहा है। अच्छा, अब जरा चलते हैं इस तरफ और देखते हैं कि डी जो है उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है। तो डीए की इंटीग्रेशन क्या होती है? डीए की इंटीग्रेशन तो ए होगी ना, तो डीए की इंटीग्रेशन आप लिखेंगे, डीए की इंटीग्रेशन आप लिखेंगे किसके बराबर है? ए के बराबर है। ठीक है, ए के बराबर। अच्छा, यहां लिमिट्स भी देखिए, ए नॉट और ऊपर ए है, तो आपको लिमिट्स रखनी है। यहां ए नॉट और ऊपर क्या है? ऊपर है हमारा ए। क्लियर है? अच्छा, आगे हमारा देखिए के कांस्टेंट है, के आप बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, आराम से। तो के हमारा कांस्टेंट है, इसी को यहां भी आप बाहर निकाल सकते थे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, माइनस के, और dt की इंटीग्रेशन t के बराबर होती है, तो dt की इंटीग्रेशन t लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे 0 और ऊपर लिखेंगे t। क्लियर है? चलिए, अब जरा इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन हमारी ए की माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0। आराम से आप समझते हैं इस चीज को, ये बातें आपको क्लियर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसको लिखा हमने ऐसा। अच्छा, मोर एवर अब ऐसा भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, और फाइनली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ए नॉट माइनस के टी। बस इस इक्वेशन को याद कर लीजिए। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस KT. This is the integrated rate law expression for zero order reaction. क्लियर हुआ आपको? अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम जरा इसे। क्या इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, और कीजिए, KT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। KT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। अब यहां से K निकालिए, रेट कांस्टेंट किसके बराबर है? अब T है 1 अपॉन T ए नॉट माइनस ए नॉट, ऐसा ब्रैकेट लगा दीजिए यहां पे, ए नॉट
माइनस ए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारी सेकंड फॉर्म है। तो आपको या ये याद करनी है या आपको ये मेमोराइज करनी है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर है? आपको दोनों में से कोई भी तैयार करनी है। देख लीजिए, ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर है? ये सारा का सारा एक बार दोबारा से देखेंगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब जरा क्या करते हैं, यहां पे देखते हैं कि ये ए क्या है, ए नॉट क्या है, के क्या है और टी क्या है। इन टर्म्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इन टर्म्स को देखते हैं, इन टर्म्स का मीनिंग क्या है यहां पे। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं कि ए नॉट क्या है। यहां पे आपको लिखना है ए नॉट क्या है। तो ए नॉट हमने क्या कहा था, हमने कहा था, जरा यहां पे जो चीज लिखी है वो एक बार फिर से आप अपनी नोटबुक पे देखेंगे। ए नॉट थी हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन। ऐसा ही था ना कि जब हमारा टाइम टी 0 था तब हमारे ए की कंसंट्रेशन ए नॉट के बराबर थी। तो वो ए नॉट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन था। तो आप लिख सकते हैं ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा, ए क्या है? ए था हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी। ऐसा ही करते थे ना, एट टाइम टी इज इक्वल टू, जब टाइम हमारा टी के बराबर है तो ए की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी। तो ए क्या है यहां पे, अगर सेकंड लिखाया जाए पॉइंट आपको कि ए क्या है, तो ए है ऐसी कंसंट्रेशन हमारे ए की जब हमारा टाइम क्या होगा, टी के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी। कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी। व्हाट इज के? के क्या है इस इक्वेशन में? तो के हमारा रेट कांस्टेंट है। इस चीज को आप बड़े बाखूबी तरीके से जानते हैं। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज टी? टी क्या है? टी इज टाइम। तो लेकिन टाइम तो है, लेकिन कब? टाइम टी। ठीक है, टी टाइम इन विच कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम ए नॉट टू ए। ये ऐसा टाइम है जिसमें ए नॉट से कंसंट्रेशन चेंज होके ए बनी। तो ये लिखिए, टाइम इन विच कंसंट्रेशन चेंज फ्रॉम ए नॉट टू ए। बस यहां पे जो टर्म्स थी उन टर्म्स का मीनिंग मैंने आपको लिखाया। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा यहां पे लिखता हूं बिकॉज इसकी मुझे रिक्वायरमेंट है अभी। तो मैं इसे साइड पे लिख रहा हूं और मैं एक ग्राफ बनाता हूं आपके सामने, जिस ग्राफ से आपको कुछ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए आइए ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो देखिए ग्राफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ एक ग्राफ बनाऊंगा, जिस ग्राफ से मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो लिखिए ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, ऐसा लिख सकते हैं। टाइम और कंसंट्रेशन के बीच एक ग्राफ। ठीक है, तो जरा यहां एक ग्राफ ड्रा करते हैं हम और उस ग्राफ से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब जरा हम जानते हैं ये क्या है, a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इसी चीज को मैं ऐसा लिख दूं, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। a इज इक्वल, इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इसी को मैंने ऐसा लिखा, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। अच्छा, ये हम ऐसा देख सकते हैं, ये हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला कुछ ग्राफ बन रहा है, मतलब कुछ स्ट्रेट लाइन तरह का ग्राफ बन रहा है। अगर यहां कोई स्क्वायर वगैरह होता मतलब तो हम बोल सकते हैं कि हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। तो ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ना, तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ की फॉर्म लेगा डेफिनेटली, जिसपे हमारी y एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो y एक्सिस पे आपको लिखनी है a की कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t। अच्छा,
एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे हमारा है टाइम, तो एक्स एक्सिस पे आपको लिखना है टाइम, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपने कंसंट्रेशन लिखी। ए नॉट क्या है, ए नॉट है आपका यहां पे वाई इंटरसेप्ट, ए नॉट क्या है, वाई इंटरसेप्ट, और माइनस के क्या है, माइनस के है आपका स्लोप। अब स्लोप आपका नेगेटिव है तो डेफिनेटली जो आपका ग्राफ बनने वाला है वो इस तरीके का होगा। ये है आपका ग्राफ नेगेटिव स्लोप, ठीक है। नेगेटिव स्लोप आप लिखते हैं ना, स्लोप किसके बराबर होता है, स्लोप को आप लिखते हैं टेन थीटा के बराबर, और यहां पे अपना स्लोप किसके बराबर है, माइनस के। देख लीजिए थीटा एंगल ये वाला देखना पड़ता है, ठीक है। नेगेटिव एंगल होगा टेन थीटा, यहां पे थीटा डाल दो 130 के बराबर होगा, जो कि माइनस में होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे ए नॉट क्या है, ए नॉट वाई इंटरसेप्ट है, मतलब ये वाला वाई इंटरसेप्ट है, यहां पे हम लिख सकते हैं ए नॉट, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन के आपके सामने आया, ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी। मतलब इन शॉर्ट हम अगर यहां से बोलें कि हमारा ग्राफ कैसा है, तो आप बोल सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि हमारा ग्राफ सर स्ट्रेट लाइन है, लेकिन स्ट्रेट लाइन के साथ साथ हमारा ग्राफ विद नेगेटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ये हमारा ग्राफ यहां पे बन के आया बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, ठीक है। यहां से क्लियर कीजिए आपने ग्राफ को भी, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन जो मैंने आपको जीरो ऑर्डर के लिए करवाई उसे भी क्लियर कीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पे रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे नहीं डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज होगी लेकिन रेट कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होगा, ना ही टाइम के साथ चेंज होने वाला, रेट यहां कांस्टेंट रहने वाला है पूरी रिएक्शन में, बिल्कुल स्पीड से चलेगा, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम ऑफ अवर रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए तो लिखिए हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, ठीक है। थर्ड चीज हम जो इसमें पढ़ रहे हैं वो हमें लिखना है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन के हमारे रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या है। देखिए ये वो टाइम होता है, हाफ लाइफ का मतलब ये वो टाइम है जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, जिसमें हमारी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, ऐसे टाइम को हम हाफ लाइफ रिएक्शन कहते हैं। आप लिख सकते हैं इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज बीन रिएक्टेड, इट इज द टाइम एट विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज बीन रिएक्टेड। अच्छा, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन के लिए हम टाइम 50% कंप्लीट होगी तो हम उसका टाइम टी जो होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से, या हम टी टाइम को टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ए की वो किसके बराबर थी, वो हमारी ए नॉट के बराबर थी, ये हमारी है इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हाफ ऑफ द सब्सटेंस रिएक्ट कर गए हैं, मतलब आधी कंसंट्रेशन खत्म हो गई है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी वो किसके बराबर होगी, तो आप लिख सकते हैं द रिमेनिंग कंसंट्रेशन, द रिमेनिंग कंसंट्रेशन वो किसके बराबर है, ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो हमारी ए की है वो किसके बराबर है, वो आप आराम से लिख सकते हैं सर इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ कर लीजिए तो हमारी रिमेनिंग कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हाफ लाइफ पढ़ रहे हैं ना, आधी कंसंट्रेशन खत्म हो गई है, आधी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बच गई है। ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए नॉट, आधी खत्म हो गई है, मतलब ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 बच गई है, दैट इज हाफ लाइफ। क्लियर है। टाइम टी जो था, टाइम टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं टी 1/2 से। ऑलरेडी आपने एक इक्वेशन पढ़ी, वो कौन सी इक्वेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस के टी। ऑलरेडी आप पढ़ के आए हैं, दिस इज आवर जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ए की वैल्यू पुट कर लीजिए यहां पे, ए की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ए नॉट डिवाइडेड बाई 2, ए नॉट ऑलरेडी यहां पे है तो ए नॉट लिखिए माइनस के, और टी को क्या लिखेंगे, टी को लिखेंगे टी 1/2। क्लियर है। ले आइए यहां पे पीछे, तो आप लेंगे के टी 1/2। अब जरा सोचो खुद, ये हमारी है इनिशियल कंसंट्रेशन पूरी 100%,
100% में से ये हमारी जो बची हुई कंसंट्रेशन है 50%, 50 हाफ है ना, 50% ये है। 100 में से ऐसा सोचो, 100 में से 50 निकाल दो, बाकी कितना बचेगा? 50 बचेगा। ये 100 है, 100 में से आधी ये है तो आधी बच गई है, आधी ऐसी ही होगी ना, ये आधी है, आधी और बच गई है तो आधी को भी ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारी है रिमेनिंग कंसंट्रेशन A0 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को हम ऐसा लिख सकते हैं जोड़ के, देख लीजिए, खुद सोचिए एक बार, ठीक है। अच्छा, यहां से हम टाइम निकालिए T1/2, किस हाफ लाइफ लिख रहे हैं तो हाफ लाइफ मतलब हाफ टाइम, किस T1/2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन A0 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई K2 दिस इज आवर हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये वाली इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको यहां याद करना है बार बार, ठीक है। तो ये थी हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और हाफ लाइफ हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मोरओवर आपको यहां से ये भी दिखाई दे रहा होगा कि T1/2 जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है A0 के साथ, ठीक है। तो अगर कुछ ग्राफ अगर बाद में आप बनाने की कोशिश भी करेंगे ना तो T1/2 का ग्राफ बनाएंगे आप A कंसंट्रेशन ऑफ A0 के साथ, हमारी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। और जिसमें हमारा स्लोप क्या है, स्लोप 1 ये 1 नीचे आएगा ना, स्लोप हमारा 1/2K, ये हमारा स्लोप है। ये हमारा टाइम है T1/2, ये हमारी कंसंट्रेशन है A0। अगर आप ग्राफ यहां से ड्रा करना चाहें इंटीग्रेटेड हाफ लाइफ के लिए, तो टाइम डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है A0 के साथ, जिसमें हमारा स्लोप है 1/2K, ये अपना स्लोप है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ भी हो गया। इस तरीके से हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डिटेल डिस्कशन की। कल हम लेके आएंगे आपके सामने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में है इसके बाद, और उसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से वीडियो क्लियर हुई होगी। जहां आपको कुछ समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, डिटेल में सारा का सारा कंसेप्ट सीखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।